ऑलराइट बच्चों, सो अपन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस का इलिस्ट्रेशन कर रहे थे लास्ट लेक्चर्स में। अपन ने कुछ उसमें प्रॉब्लम्स देखा, हमने बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स। आगे उसी को कंटिन्यू करते हैं बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस इंपॉर्टेंट है और इसका मतलब एप्लीकेशंस पे आगे चलकर यूज होने वाला है। तो हम चाहते हैं कि इसमें और कुछ सारे, मैंने ऑलरेडी 3-4 प्रॉब्लम्स लिख रखे हैं, इसको भी समझते हैं। जो भी कंसेप्ट अपन ने पढ़ रखे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, उसका यूज करते हुए। ठीक है बेटे, चलो तो स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है अपना, ध्यान से देखना। फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि इफ ए बी बराबर बी एंड बी ए बराबर ए, है ना। अब चाहो तो क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो या फिर डायरेक्ट लेक्चर्स को स्टॉप कर सॉल्व कर सकते हो, ट्राई कर सकते हैं। इफ ए बी बराबर बी एंड बी ए बराबर ए, देन प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, where a and b are square matrices of same order। वो तो इसलिए दिया बिकॉज ए बी का मल्टीप्लिकेशंस और ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों सब डिफाइंड हो। ऑलराइट, तो सो अपने पास क्या बोला, पहले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहा हूं कि प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी। वी हैव टू प्रूव दिस। गिवन क्या है बेटे, ए बी बराबर बी एंड बी ए बराबर ए। दैट मीन्स कि अपने को ये दो रिलेशंस का यूज करके वहां तक पहुंचना पड़ेगा। ऑलराइट, तो यहां से आ जाओ। यहां से मैं कंसीडर किया पहले ए स्क्वायर को, एक साथ भी ले सकते हो। चलो पहले ए स्क्वायर लेता हूं, तो क्या मिलेगा ए इंटू ए। अब इसको अलग सेपरेट क्यों किया, बिकॉज मुझे ए पता है। ए किसके बराबर है, बी ए के बराबर। तो एक ए के प्लेस पे मैं बी ए लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। ध्यान से देखो। अच्छा, फिर देखो अब ये जो ए बी है, ये ए बी किसके बराबर है, बी के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा बेटे, बी इंटू ए। क्लियर ना। हाँ, ये इस ए बी को मैंने क्या लिख दिया, इस रिलेशन से बी लिखा, तो यहां बी आ गया, ये पहले से, तो क्या बन गया बी ए। फिर बी ए किसके बराबर है, ए के। दैट मीन्स यहां से अपने को मिला ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल, बराबर है। चलो सिमिलरली आप बी स्क्वायर को ब्रेक कर सकते हो, क्या आएगा बी आएगा। देखो बी स्क्वायर को करोगे तो क्या आ जाएगा, बी इंटू बी। फिर इस बी यहां से रिप्लेस किया, बी बराबर क्या है, ए बी। तो कोई भी एक बी ले लो, तो बी ए बी। इस बी की जगह मैंने ए बी लिख दिया। अब मुझे बी ए पता है, बी ए किसके बराबर है, ए के। तो इस बी ए की जगह मैं क्या लिखूंगा, ए। तो क्या आ गया, फिर से ए बी आ गया, और फिर से ए बी को क्या लिखूंगा, बी। तो अपने को क्या मिल गया, यहां से बी स्क्वायर बराबर बी मिल गया। तो हेंस प्रूव हो गया क्या। सो हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ए प्लस बी। ऑलराइट, चलो नोट डाउन कर लेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है बेटे, इफ ए बराबर दिस, बी बराबर दिस एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, यहां पर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक नोट कर सारे बच्चे उसको अपने नोटबुक में लिखेंगे। क्या है, ध्यान से समझना है ना। नोट कि अगर अपने पास ए और बी दो मैट्रिसेस है और उसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा गया, ऑफ कोर्स ए और बी को क्या होना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, तब ये डिफाइंड भी होगा। तो इसको हम नॉर्मल ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर नहीं ब्रेक करेंगे। जैसे ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वी कैन नॉट राइट दिस एक्सपांशन लाइक दिस, ऐसे नहीं लिखेंगे। तो फिर करेंगे क्या कि अपन a प्लस, जैसे अभी मैंने बताया ए स्क्वायर को क्या लिखते हैं, a इंटू ए लिख सकते हैं। तो सिमिलरली ये तो मानो a प्लस बी एक मैट्रिक्स है, तो इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, लिख सकता हूं या नहीं। उसके बाद देखो a से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, a इंटू ए, ये तो a स्क्वायर हो जाएगा। फिर a इंटू बी क्या आ जाएगा, ए बी। फिर b से मल्टीप्लाई करो
तो b इंटू ए क्या हो जाएगा बी ए, और b इंटू बी ये क्या हो जाएगा बी ए स्क्वायर। अब सिंस ऐसा तो जनरली क्या, ऐसा क्या है, ऐसा जनरली तो है नहीं कि ए बी और बी ए इक्वल होते हैं। ये तो मैं स्टार्टिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्लियर कर चुका हूं कि ए बी और बी ए जनरली इक्वल नहीं होते। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ए बी और बी ओ को हम कंबाइंडली 2ab या 2ba तो लिख नहीं सकते, तो इसको इसी फॉर्म में रखेंगे। मतलब क्या कि अगर आपको कहीं पर ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, उसका होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे करके या ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसे करके पूछा जाए, तो आप उसको क्या लिखोगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए, ये दोनों सेपरेटली, क्योंकि ए बी और बी ए जनरली इक्वल नहीं होता है, प्लस बी स्क्वायर। अब इसी चीज में तुमको बोल दिया जाए इसी रिजल्ट में कि इफ ए एंड बी कम्यूट, मतलब कम्यूट कर रहा है, तो ये भी रिजल्ट बता चुका हूं कि ए और बी अगर कम्यूट करेगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जब नोट्स लिखा रहा था इंपॉर्टेंट नोट्स, तो उसमें मैंने बताया था कि ए और बी अगर कम्यूट कर रहा है तो ए बी बराबर बी ए होता है, बोला गया था। तो इसका मतलब अब ए और बी कम्यूट कर रहा है तो ए बी बराबर बी है, तो अब मैं इस रिजल्ट को लिख सकता हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये 2ab तभी लिखेंगे जब ये बोला जाए, जब तक ये नहीं बोला जाए कि ए और बी कम्यूट नहीं कर रहा है ना। अगर ए और बी कम्यूट नहीं कर रहा तो नॉर्मल ये लिखेंगे, और अगर बोल दिया जाए कि ए और बी कम्यूट कर रहा है तो फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो तुम तो सिंपल सा लैंग्वेज में समझो कि तुमको हमेशा इस पर फोकस करना है। अगर कम्यूट कर रहा है नहीं कर रहा है तो यहाँ से तो रिजल्ट आ ही जाएगा ना, ये कम्यूट वाला तो यहीं से आ रहा है। ऑलराइट, अब चलो, अब इसी कंसेप्ट का इधर यूज होना है, तो इस प्रॉब्लम पर आते हैं। क्या बोला, इसको आप लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम बोल रहा है बेटे कि ए और बी दो मैट्रिसेस आपको गिवन है ना, और उस ए और बी मैट्रिसेस जो गिवन है उसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी गिवन है, और तुमको फाइंड आउट करना है ए और बी की वैल्यू। तो तुमको दिख रहा होगा कि बी मैट्रिक्स में ए और बी अननोन है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग दिस रिलेशन। तो चलो यूज करो सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का। क्या आ जाएगा बेटे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, इसने क्या बोला, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इसने तो बोल दिया। अच्छा जी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अभी जस्ट पढ़ा, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल, तो क्या बचा, ए बी प्लस बी ए बराबर 0, मतलब है ए बी प्लस बी ए एक नल मैट्रिक्स आएगा। ऑलराइट, तो अब क्या करो, ए और बी यहां से सब्स्टिट्यूट करो। तो ए कितना है बताओ फट से, 1 2 -1 -1। बी कितना है, ए बी 1 -1 है ना, उसके बाद प्लस बी ए, बी कितना है, ए बी 1 -1, फिर आएगा 1 2 -1 -1, दिस इज इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई कर सॉल्व करो, इक्वेट करो, वहां से ए और बी आ जाएगा। कर लोगे आप, आपके लिए छोड़ दो क्या, या मैं करूं, देखो कुछ नहीं, इसको मल्टीप्लाई करना है बेटे। क्या, चलो बता देता हूं। बोला था हमेशा दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन रो टू कॉलम होता है। कैसा होता है बेटे, रो टू कॉलम। तो यहां से रो उठाऊंगा, यहां से कॉलम, तो क्या आ जाएगा बताओ, रो 1 कॉलम 1, तो 1 इंटू ए और -1 इंटू बी होगा, तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी, ए प्लस के साथ बी माइनस, ये पहला एलिमेंट। और फिर रो 1 कॉलम 2, तो यहाँ आएगा ये रो 1 कॉलम 1, ये रो 1 कॉलम 2, तो 1 इंटू 1 -1 इंटू -1 प्लस 1, तो 1 1 2 हो जाएगा। फिर ये क्या आ जाएगा, 2a माइनस का b, रो 2 कॉलम 1, फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 -1 -1 प्लस 1, तो 2
और +1 कितना हो गया 3, यहाँ 3 आ जाएगा प्लस, इसको कर लो फट से a और 2, तो क्या आ जाएगा a + 2, फिर ये इससे होगा तो -a -1, तो -a -1, फिर रो 2 इससे होगा तो क्या आएगा b -2, ये b -2, फिर ये इससे होगा तो -b + 1, दिस इज इक्वल्स टू 0। यहां से क्या आ जाएगा, अब ये क्या है, ये भी एक 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी 2 ऑर्डर सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐड हो जाएंगे आपस में। तो ऐड किया तो यहां से क्या मिला बताओ भाई, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करो तो a 2a -b + 2, फिर 2 इसमें ऐड होगा तो क्या आ जाएगा -a + 1, फिर ये इससे ऐड होगा तो 2 ये -b + a कैंसिल हो जाएगा, देखो ये इससे ऐड होगा तो है ना बेटे। तो यहां से क्या आ जाएगा 2a, ये कैंसिल माइनस कर दो, फिर 3 से ऐड होगा तो -b + 4 बराबर, ये क्या है 0 नल मैट्रिक्स है, तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या 0 क्या है नल मैट्रिक्स है ना। तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको, देख लो बेटे 2a -2 बराबर 0, इधर देखो 2a -2 बराबर 0, ये वाला इक्वेट कर रहा हूं, और -b + 4 बराबर 0, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा a बराबर 1 आ गया, और b बराबर क्या आ जाएगा 4, तो a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू चेक कर लेते हैं क्या कंसिस्टेंट है, मतलब यहाँ से और यहाँ से जो a और b है, यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ से करो, इसको इससे इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से -a + 1 बराबर 0, मतलब a बराबर 1, यहाँ से भी आ गया, मतलब ये हर जगह से a की वैल्यू 1 ही आ रही है। फिर अगर a की इसको और इसको इक्वेट करोगे तो देखो a की वैल्यू 1 पुट करो तो क्या हो जाएगा 2 और 2 4, तो फिर से b भी 4 ही आ रहा, मतलब कंसिस्टेंट। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ऑलराइट बेटे, नोट डाउन करेंगे। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है बेटे, नेक्स्ट प्रॉब्लम इसने बोला, ये अच्छा प्रॉब्लम है नेक्स्ट का, है ना। लिख लेंगे आप लोग इसको, देखो इसने क्या बोला कि लेट a बराबर दिस मैट्रिक्स एंड f of x बराबर दिस, है ना, f of x बराबर दिस है, सो दैट f of a बराबर 0 एंड हेंस फाइंड a रेज टू 5, है ना। तो बेटे याद करो लास्ट लेक्चर में मैंने एक आपको कंसेप्ट बताया था मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का, है ना, तो उसी का यूज होने वाला है इसमें। आई थिंक सबको याद होगा, तो अप्लाई करेंगे उसको, है ना। क्या है इसमें 2 पार्ट है क्वेश्चंस का। पहले पार्ट में तो वी हैव टू प्रूव दैट कि f of a की वैल्यू 0 होगी, और दूसरा पार्ट क्या है कि वी हैव टू फाइंड a रेज टू 5, है ना, a रेज टू 5 की वैल्यू। तो एक बच्चा ऐसे भी बोल सकता है क्या कि सर a मैट्रिक्स पता है, a रेज टू 5 निकालना है, तो निकालते जाओ, पहले इसको a रेज टू 4 इंटू a, मतलब ऐसे कर कर a रेज टू 5 पर पहुंचना है। देखो तो a² निकालूंगा a इंटू a करके, फिर a³ निकालूंगा, फिर a4 निकालूंगा, फिर a5, a³ को क्या लिखूंगा a² इंटू, तो ऐसे करके भी आप निकाल सकते हो, बट इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, है ना। ये तो चलो 2x2 का है, ऑर्डर 2 है तो कर भी लोगे। अगर 3x3 होता तुमको पता है a² निकालो, फिर a³ निकालो, इतनी बार मल्टीप्लिकेशन, गलती से भी एक भी मल्टीप्लिकेशन में एलिमेंट इधर उधर हो गया, पूरा जो आपने इतना हार्ड वर्क किया था सब वेस्ट हो जाएगा। तो अपन इसके लिए अल्टरनेटिव चीजें यूज करेंगे, है ना। मैं आपको बता दिया हूँ, ऐसे नहीं करेंगे यहाँ पे, चाहो तो आप कर सकते हो।
तो चलो पहले प्रूव करते हैं ना, पहले प्रूव करते हैं, ये वाली पार्ट करते हैं पहले, है ना। तो प्रूव करते हैं, क्या है गिवन, क्या गिवन है f of x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 7, है ना। तो f of a बराबर 0, वी हैव टू प्रूव f of a इज इक्वल्स टू 0। तो कुछ नहीं, a क्या है, मैट्रिक्स है, पुट करो। तो अगर f of a बराबर 0, दिस इंप्लाइज, अब x की जगह a आएगा तो a स्क्वायर। अब याद करो यहाँ पर एक चीज अप्लाई होने वाली, क्या कि मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में मैंने बताया था कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन को कोई मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रहा है तो कैसे कराते हैं, तो वो चीज ध्यान में रखते हुए इसको लिखेंगे। a स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का 7 आएगा या 7i आएगा, 7i आएगा। फिर i क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और उसका ऑर्डर जो a मैट्रिक्स का ऑर्डर मतलब 2 है तो i2 चाहो तो लिख सकते हो। दिस इज इक्वल्स टू 0, बराबर है। अब यहां से एक रिलेशन तो अपने पास ये हो गया। अच्छा पहले ये तो प्रूव करना है, तो पहले प्रूव करके फिर इसका यूज करेंगे। तो वी हैव टू प्रूव दिस। तो चलो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू हो जाओ यार, खुद कर सकते हो। a स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का 7i2। तो a स्क्वायर मतलब क्या होगा, 2 3 माइनस 1 2, फिर क्या आ जाएगा 2 3 माइनस 1 2 माइनस 4 इंटू 2 3 माइनस 1 2 प्लस 7 इंटू i2 1 0 0 1। i2 क्या, सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट को क्या रखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1, है ना, यूनिट मैट्रिक्स, और बाकी एलिमेंट्स क्या होते हैं 0 और लाइक। तो ये क्या आ जाएगा, करो इस दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या होगा रो टू कॉलम, तो 2 2 जा 4 3 माइनस 3, तो 4 में से 3 गया तो 1, फिर रो कॉलम, तो 2 3 जा 6 एंड 2 3 2 जा 6, तो 6 6 12, है ना। फिर यहाँ क्या आ जाएगा -2 -2, तो माइनस का 4, फिर ये होगा माइनस का 3 और 2 2 जा 4, तो 4 में से 3 गया तो 1। इसको -4 से मल्टीप्लाई करो, तो याद करो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। -4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, या चलो 4 से करते हैं, माइनस को बाहर, तो 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, बता चुका हूँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, याद करो। तो क्या आ जाएगा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 -4, और ये 4 2 जा 8, फिर क्या आ जाएगा प्लस 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 0 0 7, दिख रहा होगा बेटे ये 0 ही होने वाला है। देखो कैसे दिखा, हाँ? अब देखो ये दोनों प्लस में, तो पहले आप इस दोनों को ही ऐड कर लो, तो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट 7 और 1 क्या हो जाएगा 8, 12 और 0 क्या होगा 12, फिर -4 और 0 क्या होगा -4, 1 और 7 क्या हो जाएगा 8, माइनस दिस 8 12 -4 8, तो दिख रहा है ये मैट्रिक्स माइनस ये मैट्रिक्स दोनों सेम है, तो रिजल्ट क्या आएगा 0। तो हेंस प्रूव्ड हो गया। तो फर्स्ट पार्ट तो इसका इजी था, प्रूव हो गया। जो आपको इस क्वेश्चन से मुझे बताना है कि a⁵, अब वैसे भी यहाँ क्लियरली लिख रखा है एंड हेंस फाइंड, मतलब पहले ये प्रूव करो, चाहो तो बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, एंड हेंस फाइंड a⁵, मतलब पहले प्रूव करते हुए फिर उसका यूज कर a⁵ बताओ। तो कैसे करना है, तो अगर बोर्ड्स में होगा तो उसके लिए मेथड 1 बताऊंगा। अगर नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन है कि a⁵ बताओ, इस मतलब मान लो ऑब्जेक्टिव टाइप में जेई में, तो फिर उसके लिए हम लोग थोड़ा सा इजी मेथड, मतलब कम समय में वाले मेथड को यूज करेंगे। क्या है, तो आप इसको नोट डाउन करो एक बार। तो मेथड 1 ये है, देखो बेटे, मेथड 1 यूज कर सकते हैं हम लोग। a⁵ बताना है अपने को, तो क्या लिख सकते हैं, a⁴ into a, या फिर इसको ऐसे लिखो a³ into a²। अब तुम सोच रहे हो सर इसको a³ into a² में क्यों रखा, तो द रीजन इज, देखो ध्यान से, हमने क्या प्रूव किया है ये कि a² - 4a + 7i2 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो अब ये रिलेशन से मैं बोल सकता हूं कि a², ये तो प्रूव कर दिया ना, मतलब ये सही है।
तो यहां से मैं बोल सकता हूं ए स्क्वायर बराबर होगा 4a माइनस 7i2 है। कुछ नहीं, इस दोनों को उधर ले गया। तो यहां से अब मैं ए स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस करूंगा, इसीलिए a रेज़ टू 5 को मैंने ए स्क्वायर के टर्म्स में लिखा। फिर सोचोगे सर एक बार लिखने से हो जाएगा? नहीं, जितनी बार बनते जाएंगे स्क्वायर से ऊपर वाले मैट्रिक्स, उसको हम लोग क्या ब्रेक करते जाएंगे ए स्क्वायर के टर्म्स में, और जहां जहां ए स्क्वायर आएगा वहां इसको रिप्लेस कर फाइनली हम ए रेज़ टू 5 पे पहुंच जाएंगे। देखो कैसे, तो यहां से आएगा, देखो ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर क्या बता, 4a माइनस का 7i2 है ना। अब ए क्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 4a रेज़ टू 4 है ना, फिर माइनस 7 a क्यूब इंटू i2, तो यहां पर क्या आ जाएगा, a क्यूब ही आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बता चुका हूं ना, a इंटू वाई क्या होगा, a ही होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर मैट्रिक्स में कोई चेंजेस होगा नहीं होगा। ऑलराइट, तो यहां से क्या आ गया, ये आ गया। फिर अब a रेज़ टू 4 को क्या लिखूंगा, तो फिर से a रेज़ टू 4 को अब लिखूंगा a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस 7, फिर a क्यूब को लिखूंगा a स्क्वायर इंटू a। फिर अब इस a स्क्वायर को इससे रिप्लेस करूंगा, फिर ऐसे करके लास्ट में आपको एक मैट्रिक्स मिल जाएगा। करके देखना है ना, डू इट योरसेल्फ। ये आपके लिए एज ए होमवर्क भी हो गया, ट्राई करना। मैं मेथड 2 बताता हूं आपको, है ना। मेथड 2 क्या है, ध्यान से देखें। थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा बट यू कैन कैलकुलेट, ठीक है। ऑलराइट, मेथड 2 ये है बेटे, ध्यान से देखो क्या है। इसमें थोड़ा सा मैं जब थ्योरी ऑफ इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक चैप्टर पढ़ाया था आपको, तो वहां पर एक चीज बताया था मैंने आपको, याद जाकर देखना नोट्स में, या बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा। मैंने ये बोला था कि आप किसी भी पॉलिनोमियल को ना, है ना, किसी भी पॉलिनोमियल को अगर एक क्वाड्रेटिक रिलेशन आपको पता है जो कि 0 है, जैसे यहां पर मुझे क्या रिलेशन पता है, मुझे ये पता है कि अभी हमने प्रूव भी किया था कि a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i2 बराबर क्या है, 0। ये हमने अभी प्रूव किया ना, f ऑफ a बराबर 0। तो इस a रेज़ टू 5 को हम इसके टर्म्स में ब्रेक कर भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तुम सोच रहे हो कैसे, तो अब एक सेकेंड के लिए तुम्हारे दिमाग में ध्यान समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक समय के लिए दिमाग में यह आएगा कि सर कैसे a रेज़ टू 5 को आप इसके टर्म्स में ब्रेक करोगे। तो सिंपल सी बात है यार, a रेज़ टू 5 कहीं लिखा है तो ये कितने डिग्री का, 5 डिग्री का पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, बाकी टर्म्स नहीं, एक ही टर्म। ये कितने का, 2 डिग्री का। तो ऑफ कोर्स 5 डिग्री वाले को मैं 2 डिग्री वाले के टर्म्स में ब्रेक कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, कर सकता हूं। यहां कुछ आएंगे क्यूबिक, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर क्या आएगा, प्लस समथिंग जो रिमाइंडर बच जाएगा। वो चीज कैसे पता चलेगा, जब मैं a रेज़ टू 5 को इससे डिवाइड करूं। मतलब क्या करने वाला हूं, देखो a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i2 से अगर हम a रेज़ टू 5 को डिवाइड करेंगे। तुम सोच रहे हो सर इतना समझने में टाइम लग रहा है, उसके बाद कोई टाइम ही नहीं लगेगा आपको, है ना। तुरंत डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा, देखो a रेज़ टू 5 वहां से भी आ जाएगा, लेकिन वहां थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है। अब देखो इससे मैं इसको डिवाइड करूंगा, तो इससे इसको डिवाइड करना आपको नॉर्मल जैसे डिवीजन होता है। अब तो ये समझो कि पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड करना करते आ रहे हो, 9th 10th में भी करते हैं, 11th में भी करते हैं। देखो तो यहाँ से a क्यूब से लगाओगे, क्योंकि a रेज़ टू 5 a क्यूब से लगाओ तो a रेज़ टू 5 ऐसे कर लोगे। फिर क्या बनेगा, माइनस 4a की पावर 4, फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 7a क्यूब, फिर ऐसे करके तो कुछ यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा। अब रिमाइंडर जो बचेगा, सिंस आप सेकंड डिग्री वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो, तो रिमाइंडर ऑफ कोर्स इसकी डिग्री से कम ही आएगा, लीनियर बचेगा। तो a रेज़ टू 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इससे डिवाइड किया तो a रेज़ टू 5 बराबर 30 इंटू 30, तो 30 इंटू 30 प्लस रिमाइंडर अगर कुछ आया तो, ठीक है ना।
तो उसी टर्म में आपको लिखना है a रेज़ टू 5। ये चीजें करना बहुत ईजी है बेटे, ये डिवीजन नॉर्मल है, आप खुद कर सकते हो, मैं करना सिखाया हूँ, ठीक है ना। ये आप ट्राई करना, ठीक है ना, कैसे डिवीजन लिखना। मैं डायरेक्ट डिवीजन इधर लिख देता हूँ, ठीक है ना, आप लोग उसको देखकर घर पर मैच करना, ठीक है ना। मतलब a रेज़ टू 5 को आप लिख सकते हो a मेथड 2, a रेज़ टू 5 बराबर a स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का 7i2 इंटू a क्यूब प्लस का 4a स्क्वायर प्लस का 9a प्लस 8 माइनस 31a माइनस 56, ठीक है भाई। इतना आप लिख सकते हो इसको a रेज़ टू 5 को, समझ में आ रहा है? अच्छा, एक बच्चा यहाँ पर ये भी बोल सकता है सर ये तो मैट्रिक्स है, कैसे आप एक मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स को डिवाइड कर रहे हो। तो तुम ऐसे भी सोचो ना कि तुम मैट्रिक्स मत मानो, तुम तो ऐसे कर लो, ठीक है ना। जो बच्चे को यहाँ पर कंफ्यूजन है ना, तो एक बच्चा ऐसे भी सोच सकता है कि तुम तो ऐसे करो, तुम्हारे पास x रेज़ टू 5 है ना, उस x रेज़ टू 5 को मुझे इससे डिवाइड करना, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 से, तो इधर आएगा x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 माइनस 31x माइनस 56 आएगा। करके देखना, जब आप x रेज़ टू 5 को इससे डिवाइड करोगे तो यही आएगा, समझ में आ रहा? मतलब ये आ जाएगा कोसेंट और ये रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। तो x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8, आई थिंक यही आएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं, इसमें दोनों साइड क्या किया, मैट्रिक्स a पुट किया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा a रेज़ टू 5 बराबर a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i2, पॉलिनोमियल में पुट करना सिखा चुका हूँ। ये हो जाएगा a की पावर 3 4a स्क्वायर प्लस 9a प्लस 8i2 माइनस 31a माइनस 56i2 आ गया। तो अब तुम सोच रहे हो सर ऐसा क्यों किया, तो देखो मुझे ये चीज पता है कि a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i2 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ये तो हम प्रूव भी किए थे। तो अगर ये टर्म 0 है, ये तो 0 के बराबर है, तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0, तो फाइनली a रेज़ टू 5 किसके बराबर आ गया 31a माइनस 56i2 के। तो 31 ये पता है तो क्या हो जाएगा 2 3 माइनस 1 2 माइनस 56i2 तो 1 0 0 1, तो यहाँ से कर लो भाई 31 2 जा क्या हो जाएगा 62, 31 3 जा 93 माइनस 31 फिर 62 माइनस 56 0 0 56, सॉल्व करो 62 में से 56 जाएगा तो 6, तो 693 माइनस 31 6, तो आई थिंक यही आपका फाइनल a रेज़ टू 5 आ गया। तो यहाँ से बहुत इजीली आ गया, बस आपको थोड़ा बहुत ये लग रहा होगा सर इसको इस टर्म में कैसे लिखे, तो कुछ नहीं, तुम तो x की पावर 5 है, इससे डिवाइड करो, है ना। तो यहाँ से क्या आपको कोसेंट और रिमाइंडर मिल जाएगा। ऑलराइट, इसको नोट डाउन कर लेंगे बच्चों, ठीक है। देखो ऑलराइट बच्चों, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आप इसको नोट डाउन करेंगे, मैं इनका एक्सप्लेनेशन करता हूँ, है ना। वी विल प्रूव बोथ दीज टू नोट्स, ओके। जैसे पहला नोट 1 क्या बोल रहा है कि इफ ए बी बराबर 0 एंड इफ वन ऑफ द ए और बी आर नॉन सिमिलर। पहले इसने बोला कि ए बी ए इंटू बी मैट्रिक्स है 0 बराबर है एंड वन ऑफ द ए और बी आर नॉन सिमिलर, मतलब कि
दोनों में से कोई भी एक अगर नॉन सिंगुलर है देन अदर विल बी नल मैट्रिक्स। इसने ये बोला, क्या है समझते हैं पहले। जो इसने बोला पहले उसी को समझो। इसने यूं बोला बेटे, पहले नोट्स का एक्सप्लेनेशन, कि a इंटू बी 0 है और वन ऑफ द मतलब a और b में से कोई भी एक क्या है, नॉन सिंगुलर है। मतलब मान लिया नॉन सिंगुलर बता चुका हूं। नॉन सिंगुलर ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है इसका डिटरमिनेंट क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। बता, तो मान लिया कि a नॉन सिंगुलर है, मान लिया कि a क्या है, नॉन सिंगुलर, तो डिटरमिनेंट ऑफ a क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। और अगर a का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। लास्ट लेक्चर में मैंने थोड़ा सा इनवर्स के बारे में बताया था, वहां मैंने 2-3 पॉइंट लिखाया था कि बेटा अभी के लिए आपको बस इतना रखना है, आगे चलकर इनवर्स बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो वहां मैंने क्या बताया था आपको, मैंने ये बोला था कि अगर कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कराना है तो उसको नॉन सिंगुलर होना पड़ेगा, है ना। मतलब अगर इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो नॉन सिंगुलर है, नहीं तो नहीं करेगा। क्लियर। तो इसका मतलब अगर a नॉन सिंगुलर है, a का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, मतलब a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अच्छा जी, अब a इनवर्स एग्जिस्ट किया तो फिर मैंने क्या किया, इस a इंटू बी बराबर 0 में a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया बोथ साइड। बता चुका हूं, प्री मल्टीप्लिकेशन पोस्ट मल्टीप्लिकेशन दोनों चीजें। देखो एक एक चीजें ना कनेक्ट करना है, कोई भी चीजें ऐसे नहीं रैंडमली आपको बोला जाता है, ठीक है ना। तो a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई, तो a इनवर्स इंटू a b, फिर इधर क्या आ जाएगा, a इनवर्स इंटू 0, 0 मतलब नल मैट्रिक्स, है ना। तो a इनवर्स इंटू a, ये भी बता चुका हूं क्या होता है, I होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो I इंटू b हो जाएगा। और a इनवर्स इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। नल मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, a इनवर्स भी एक मैट्रिक्स ही होता है, ठीक है। फिर से वही आ गया, I इंटू बी, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे वो मैट्रिक्स ही आता है, तो यहाँ से क्या आ गया, b 0 हो गया। तो इसने यही बोला था अपने को क्या, कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, a इंटू बी 0 बराबर बेटे, और उसके बाद कोई दोनों में से कोई भी एक क्या हो जाए, नॉन सिंगुलर हो जाए। वो दोनों में से कोई भी एक अगर नॉन सिंगुलर हो गया, जैसे a नॉन सिंगुलर हो गया तो b पक्का 0 होगा। अगर b नॉन सिंगुलर होगा तो a पक्का 0। क्लियर ना। क्या बोला कि अगर दो मैट्रिक्स a इंटू बी का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो दोनों में से कोई भी एक अगर नॉन सिंगुलर हो गया तो दूसरा अपने आप क्या मानेंगे, उसको नॉन मैट्रिक्स मानेंगे। कंफर्म। अच्छा एक बच्चा ऐसा भी, ये चीज मैं वैसे बता चुका हूँ, फिर भी एक बार रिपीट कराता हूँ कि सर a इंटू बी 0 है तो एक को तो 0 होना पड़ेगा। तो मैंने ये भी बोला था ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि नंबर की तरह थोड़ी होता है। दिस डज नॉट इम्प्लाई, बता चुका हूँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के इंपॉर्टेंट नोट्स में, कि a 0 होगा ही और b 0 होगा ही। विदाउट a और b को 0 हुए भी, मैंने इसको प्रूव भी किया था वहां पे एग्जांपल लेकर, a इंटू बी 0 हो सकता है। तो ये समझ में आ गया नोट 1। दूसरा नोट क्या है, इसी से रिलेटेड है ना। उसने क्या बोला, उसने भी यही बोला कि a b 0 है। पढ़ो, इफ a b बराबर 0 एंड a एंड b आर नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स। इसने ये बोल दिया कि a b बराबर तो 0 है और a और b दोनों, a एंड b आर दोनों की बात करें, आर नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब कि a b बराबर 0 है, a भी 0 मैट्रिक्स नहीं है एंड b भी 0 मैट्रिक्स नहीं है। क्लियर। अगर ऐसा है देन डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 0 एंड डिटरमिनेंट ऑफ b इक्वल्स टू 0। इसने ये बोला, क्या बोला, चलो लैंग्वेज है समझते हैं, ठीक है। क्या इसने ये बोला कि जैसे मान लो तुम्हारे पास दो मैट्रिक्स हैं और दोनों नॉन जीरो है। दोनों नॉन जीरो मतलब कि जीरो मैट्रिक्स नहीं है, तो a और b मैंने मान लिया दो नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब a भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है, b भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है। और
अगर उस दोनों का प्रोडक्ट जीरो हो जाए, मतलब ये दोनों नॉन जीरो है, फिर भी दोनों का प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है, तो उस केस में डिटर्मिनांट ऑफ ए एंड डिटर्मिनांट ऑफ बी पक्का जीरो। समझो, क्रोनोलॉजी को समझे। क्या है कि अगर ए जीरो नहीं है, बी भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है, फिर भी अगर उस दोनों का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो उस सिचुएशंस में ये कंफर्म हो जाएगा कि उस दोनों मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट पक्का जीरो होगा। ये कंफर्म होगा। अब इसको प्रूव कर सकते हैं। कैसे? देखो, अब मान लो इसने तो ऐसा बोल दिया, ठीक है, इसने ऐसा बोल दिया। अब मान लो कि अगर ये दोनों में, अगर ये कंडीशन ये इंप्लाई नहीं कर रहा, इसका हम अल्टरनेटिव सोचते हैं, मतलब इसको कंट्राडिक्ट करते हैं। तो इसने अगर मान लिया कि किसी भी दोनों मैट्रिक्स में से किसी एक का डिटर्मिनांट जीरो नहीं है, मान लिया कि ए का डिटर्मिनांट जीरो नहीं है, चलो मान लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अगर ए का डिटर्मिनांट जीरो नहीं है तो ए क्या हो गया? नॉन सिंगुलर। तो ए अगर नॉन सिंगुलर है मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अभी बताया गया फर्स्ट नोट में कि अगर a इंटू बी जीरो है और कोई एक अगर नॉन सिंगुलर हो जाए तो दूसरा मैट्रिक्स क्या होता है? जीरो होता है। तो मतलब b को जीरो होना पड़ेगा, और जबकि इसने बोल रखा है कि b जीरो मैट्रिक्स है ही नहीं। लॉजिक समझ में आ रहा? तो कंट्राडिक्ट कर रहा ना। मतलब क्या हुआ कि हम डिटर्मिनांट ऑफ ए जीरो नहीं ले सकते, क्योंकि इसने बोल दिया कि a और b जीरो मैट्रिक्स नहीं है। अगर हम डिटर्मिनांट ऑफ ए जीरो ले लिए तो पक्का b को जीरो होना पड़ेगा। सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ a जीरो नहीं लिए तो पक्का b को जीरो होना पड़ेगा। नोट नंबर 1 से, या फिर ये भी प्रूफ भी किया था। सिमिलरली अगर मान लो कि मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ b जीरो नहीं लिया, तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ b जीरो नहीं लिया, इसका मतलब b इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नॉन सिंगुलर हो गया। तो फिर से यहां से मैं प्रूफ कर दूंगा कि इस वाले नोट से कि a को क्या होना पड़ेगा? जीरो होना पड़ेगा। फिर इसको कंट्राडिक्ट कर दिया। मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ b और डिटर्मिनेंट ऑफ a हम जीरो के बराबर करना ही पड़ेगा, तभी जाके ये कंडीशन वैलिड रहेगा और a और b जीरो होगा। समझ में आ रहा है? अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a जीरो नहीं है या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ b जीरो नहीं है, दोनों में से कोई भी बोल रहा हूं, दोनों को डिटर्मिनेंट जीरो होना पड़ेगा। तो अगर ऐसा सिचुएशन है, ठीक है ना, कि भाई डिटर्मिनेंट ऑफ a जीरो नहीं है, डिटर्मिनेंट ऑफ b भी जीरो नहीं, दोनों में से कोई भी है, तो इसका मतलब ये कंट्राडिक्ट हो जाएगा जो आपका इनिशियल कंडीशन था कि a और b नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब सबको समराइज करता हूँ, सिंपल सा लाइन समझो। पहला नोट्स क्या था कि a और b का प्रोडक्ट अगर जीरो है, बराबर है, और दोनों में से कोई भी एक अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो दूसरे को पक्का जीरो होना पड़ेगा। अगर a नॉन सिंगुलर है तो b को जीरो होना पड़ेगा, b नॉन सिंगुलर है तो a को जीरो होना पड़ेगा। क्लियर? नोट नंबर 2 तुमको यूं बोल रहा है कि भाई अगर दो मैट्रिक्स है, दो स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि नॉन जीरो है। क्या है? नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब जीरो नहीं है, नॉन मैट्रिक्स नहीं है, दोनों में से कोई भी नहीं। अगर ऐसा है और दोनों का प्रोडक्ट अगर जीरो हो जाए, तो उस सिचुएशन में ये चीज कंफर्म होगा कि दोनों का डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो होगा। समझ में आ रहा? तुम सोच रहे सर बता क्यों रहे ये सब चीजें, तो इसका यूज होने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करो और फिर आप अगर ये समझे हो ना तो आप इस क्वेश्चन को तुरंत कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। क्या बोला इसने कि इफ a b c आर गिवन मैट्रिसेस सच दैट a into b जीरो है एंड bc बराबर i है। क्या बेटे? bc बराबर i है, देन प्रूव दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर है। मैं तो ऐसे प्रूव करने के लिए दे दिया, इसको चाहो तो ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि देन फाइंड a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस सी का होल स्क्वायर इनटू मैं ऑप्शन दे देगा, i होगा कुछ भी, b होगा, a होगा, c होगा, ऐसे 4 ऑप्शन। तो ये ऑप्शन ठीक करना है। तो चलो, ये तो प्रॉब्लम कैसे भी वो क्या करता है, मॉडिफाई कर सकता है ना।
अपने को तो करना ये कि वो प्रूव कैसे करना, सोचना ये। ठीक है भाई, करते है ना। क्या बोला, ए बी 0 है। हाँ, ए बी 0 है कि नहीं? ए बी 0 मैट्रिक्स है। अब अगर मुझे एक पता चल जाए कि ए और बी में से कोई भी एक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, मतलब किसी का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो नॉन सिंगुलर होगा पक्का, तो दूसरा अपने आप 0 हो जाएगा। तो ये पता करने के लिए जो अपने पास एक कंडीशन है b इंटू सी बराबर आई है, उसके पास गए। तो b इंटू सी अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये मैं बताया था इनवर्स कि a इनवर्स इंटू a क्या होता है, आई होता है। मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आ रहा है किसी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, तो वो पक्का एक दूसरे का इनवर्स होगा, है कि नहीं? ये भी प्रूव किया था, है कि नहीं? तो इसका मतलब b इंटू सी अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, तो ये कंफर्म हो गया कि b इनवर्स c के बराबर होगा, या फिर c या क्या होगा, इससे इनवर्स b के बराबर, एक दूसरे का इनवर्स। मतलब b इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं? और c इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं? तो अगर b इनवर्स c इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो दैट मींस b को क्या होना पड़ेगा, नॉन सिंगुलर, c को भी क्या होना पड़ेगा, नॉन सिंगुलर। मतलब b का डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा, c का भी डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा। तो अगर b नॉन सिंगुलर है, देखो कनेक्ट करो, चीजों को कनेक्ट करना सीखें। अगर b नॉन सिंगुलर है तो बताओ, तो क्या होगा? तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि a मैट्रिक्स पक्का 0 होगा, क्योंकि a इंटू b 0 है, और मुझे ये पता चल गया कि b क्या है, नॉन सिंगुलर है इस वाले रिलेशन से। तो अगर b नॉन सिंगुलर है और a इंटू b 0 है, तो a को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा ना। तो यहां से क्या मिल गया, ये नोट नंबर 1 पढ़े कि a इंटू b 0 है, एंड इफ वन ऑफ द a और b आर नॉन सिंगुलर देन अदर विल बी नल मैट्रिक्स। तो मैं यहां से बता दिया कि b इंटू c अगर i है, तो मुझे यहां से क्या पता चला कि b नॉन सिंगुलर है, और अगर b नॉन सिंगुलर है तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि a को पक्का 0 होना पड़ेगा, है कि नहीं? क्लियर? ऑलराइट, तो a 0 हो गया। अब आ जाओ इसके पास। तो a अगर 0 है कि नहीं, तो देखते हैं अपने को प्रूव क्या करना। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। और कॉस क्या है बेटे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a प्लस सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a क्या है, 0 मैट्रिक्स, वी ऑलरेडी प्रूव दैट। तो 0 प्लस बी का होल स्क्वायर 0 प्लस सी का होल स्क्वायर होगा या नहीं होगा? होगा। ये क्या आएगा, 0 प्लस बी, नल मैट्रिक्स ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बी स्क्वायर इंटू का सी स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा, इतनी बात आगे। ऑलराइट, अब बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्या मिस्टेक करते हैं, ठीक है ना, जो कि आपको नहीं करना है, स्टार मार्क्स लिखो कि बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर को वी कैन नॉट राइट बी इंटू सी का स्क्वायर। अगर लिखा तो वहीं पढ़ेंगे लाफे। क्यों नहीं लिख सकता? तो भाई साहब b इंटू सी का अगर स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, bc इंटू bc। अब bc इंटू bc है, ध्यान से देखना, bc इंटू bc है, तो यहां तो bc से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो b अगर c से मल्टीप्लाई हो तो हम इसका ऑर्डर तो चेंज करने, ऐसा तो हम इसको लिख नहीं सकते b इंटू b c इंटू c, नहीं लिख सकते ना। तो नहीं लिख सकते जब तक मुझे ये नहीं पता हो कि bc cb के बराबर हो, तब तक, है कि नहीं? चलो, तो इसका मतलब ये होता है ना कि इसका मतलब ये होता है, ठीक है? तो इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। मतलब b स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर को क्या करेंगे, तो कुछ कर तो नहीं सकते, बट लिख सकते हैं क्या, b स्क्वायर को b इंटू बी, सी स्क्वायर को c इंटू सी, है कि नहीं? तो यहां से अब मुझे bc एक साथ दिखा, तो बस इसको बॉक्स में करो, बॉक्स में किया। b इंटू सी किसके बराबर है, i के बराबर, तो क्या आ जाएगा b इंटू आई इंटू सी। क्लियर? अब या तो b इंटू आई कर लो या i इंटू सी कर लो, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो b इंटू सी, और b इंटू सी किसके बराबर है, i के बराबर है। देखो यहां से, तो
फिर से आई, सो राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। हुआ या नहीं हुआ? क्लियर कट? नोट डाउन, ठीक है। ऑलराइट बेटे, नेक्स्ट नोट है नोट नंबर 3 एंड नोट नंबर 4, ठीक है ना। उसके बाद हम इस लेक्चर को कंक्लूड करेंगे, है ना। नोट नंबर 3 बोल रहा है कि इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर एंड ए बी बराबर आई है, मतलब ए इंटू बी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देन ए एंड बी विल कम्यूट, दैट इज ए बी बराबर बी ए होगा। ए और बी कम्यूट करेगा, मतलब ए बी बराबर बी ए होगा। कैसे? लेट्स प्रूव दैट। क्या बोला इसने नोट नंबर 3 कि ए बी बराबर आई है बेटे, हाँ भाई, और ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का। तो समझो इधर, अगर ए बी बराबर आई है ना, तो मतलब क्या होगा कि ए और बी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और दोनों एक दूसरे का इनवर्स होगा। तो इसका मतलब हमने क्या किया, ए इनवर्स से पहले प्री मल्टीप्लाई किया। तो अगर ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करोगे तो ए इनवर्स ए बी, ए इनवर्स आई, है ना, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, है ना, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, ठीक है। तो ए इनवर्स इनटू ए क्या हो जाएगा, आई, आई इनटू बी, ए इनवर्स इनटू आई क्या होगा, ए इनवर्स, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स पे फर्क नहीं। फिर बी इनटू आई, क्या हो जाएगा, बी बराबर, तो यहां से क्या आ गया, बी बराबर ए इनवर्स। अब मैं क्या करूंगा, ए से पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, है ना बेटे, प्रूफ कर रहा हूं, ये आपको समझना है, लेकिन माइंड में ये रखना है कि अगर कोई भी दो स्क्वायर मैट्रिक्सेस है सेम ऑर्डर का, तो उस केस में ए इंटू बी अगर आई आ रहा है तो बी इंटू ए भी आई होगा, मतलब ए और बी कम्यूट करेगा। हो सकता है डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दे उससे। तो यहां से क्या मिल जाएगा अपने को, ए सब में पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा, बी इंटू ए बराबर पोस्ट मल्टीप्लाई, मतलब बी के बाद ए रखूंगा, ए इनवर्स के बाद ए रखूंगा। यहां प्री मल्टीप्लाई था इसलिए ए इनवर्स को पहले रखा है दोनों तरफ, क्या होगा, पोस्ट मल्टीप्लाई, है ना, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। अच्छा किससे किया मैंने, बी, अच्छा ए से कर रहा हूं पोस्ट मल्टीप्लाई, हाँ ए से कर रहा हूं, नॉट ए इनवर्स, ए से कर रहा हूं। तो यहां से क्या आ जाएगा, बी ए बराबर ए इनवर्स इनटू ए आई, तो क्या आ गया, बी ए बराबर भी आई होगा। तो अगर ए बी बराबर आई है तो बी ए बराबर भी आई हुआ, दैट इज ए बी बराबर बी ए हुआ, दैट इज ए एंड बी विल कम्यूट। प्रूव हो गया, दो मैट्रिक्स से कम्यूट करता है उसका मतलब क्या होता है, ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के स्टार्टिंग लेक्चर में मैं बता चुका हूं। ऑलराइट, नेक्स्ट नोट देखो, बोल रहा है कि अगर डिटरमिनेंट ए का जीरो नहीं है और ए इंटू बी जीरो है, तो इसको तुम खुद प्रूव कर सकते हो। देखो ए का डिटरमिनेंट जीरो नहीं है और ए और बी जीरो है, तो अभी बताया नोट नंबर 1 से, तो बी को क्या होना पड़ेगा, जीरो, नल मैट्रिक्स। एक अगर ए का डिटरमिनेंट जीरो नहीं है तो मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब नॉन सिंगुलर हुआ, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, दूसरे मैट्रिक्स को जीरो होना पड़ेगा। प्रूफ भी कर सकते हो, तो बी जीरो हो गया। अब बी अगर जीरो हो गया, अब मैं ए से इसमें पोस्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, बी इंटू ए बराबर जीरो इंटू ए, है ना, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए, तो क्या आ जाएगा, बी इंटू ए भी क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। तो a इंटू बी अगर जीरो है तो b इंटू ए भी जीरो होगा, दैट इज ए बी बराबर बी ए, दोनों जीरो आ गए, तो मतलब हम बोल सकते हैं ए और बी क्या होगा, कम्यूट करेगा। तो ये दो चीजें, छोटी चीजें बेटे, है ना, इसको माइंड में रखेंगे। क्या था एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। देखो कि दो स्क्वायर मैट्रिक्स था सेम ऑर्डर का, ठीक है ना, नोट नंबर 3, और अगर उस दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा, मतलब दोनों एक दूसरे का अगर इनवर्स है, ऐसा भी बोल सकता है, तो उस केस में दोनों मैट्रिक्स क्या होगा, कम्यूट करेगा, मतलब a इंटू बी, बी इंटू ए के बराबर होगा। दूसरा सिचुएशन कि अगर a का डिटरमिनेंट जीरो है, जीरो नहीं है, मतलब a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब नॉन सिंगुलर हुआ, तो उस केस में अगर a इंटू बी जीरो है
तो फिर B इंटू ए भी 0 होगा, मतलब वहाँ भी कम्यूट। अच्छा यहाँ पर अगर मान लो ऐसे होता कि B का डिटरमिनेंट 0 नहीं फिर भी कम्यूट करता, तो दोनों में से किसी का भी डिटरमिनेंट अगर 0 नहीं है तो कम्यूट करेगा इस वाले, है ना। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही रखते बेटे। उसके बाद आपके जो भी सीट है मॉड्यूल है उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जो डाउट्स है फोन से पूछो या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑलराइट।